नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जसपुर में एटीएफ और जसपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 किलो 251 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। लगभग 5 लाख रुपए की बताई जा रही है कीमत। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि जसपुर से बड़ी खबर है, जहां 1 किलो 251 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। लगभग 5 लाख रुपए की बताई जा रही है कीमत। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। नैनीताल दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने हल्द्वानी में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए बनने वाले बहुउद्देशीय कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में दिव्यांग छात्रों ने गायन प्रस्तुति भी दी, जिसको सीएम धामी ने सराहा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी भी प्रकार की वहां जाने में, आने में, कार्यालयों में अंदर जाने में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। कोई पुरानी बनी इमारतों में भी इस प्रकार से परिवर्तन किया गया है कि दिव्यांग भाई बहन आसानी से, सरलता से वहां आ जा सकें, अपनी बात कह सकें, अपने काम उनके ठीक प्रकार से हों। आज कॉमन साइन लैंग्वेज को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और देश भर में आज इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ऐसे स्टार्टअप्स को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है, जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के आज सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, युवा हैं, समाज में हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जो अनेक प्रकार के काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। साधन, संसाधन, सुविधाएं उनके पास भले कम हो, लेकिन उनके अंदर अदम्य इच्छा शक्ति है, काम करने की परिश्रम है, लगन है, कौशल है, तो उनको सरकार हर दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। और स्टार्टअप्स में आज हमारे बहुत सारे युवा, नौजवान भाई बहन आज आगे आ रहे हैं, अनेक प्रकार के नवाचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नए नए उत्पादन बना रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है और इसमें भी ऐसे स्टार्टअप्स जिनमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन को नई तकनीकी से, सहायता से और अधिक सरल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। उनको हम विशेष रूप से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में समानता का अधिकार दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। एक और जहां हम अपने जो आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको 1500 रुपए की मानसिक पेंशन भी हम प्रदान कर रहे हैं। आप सबको ध्यान में होगा, ये पेंशन बहुत कम होती थी। इस पेंशन को हम लोगों ने पहले 1200 रुपये किया था और 1200 से बढ़ाकर अब इसको 1500 रुपये कर दिया है। वहीं दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को भी प्रति माह 700 रुपये का अनुदान भरण पोषण के लिए भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही टीलू रोतेली विशेष दिव्यांग पेंशन योजना के तहत कृषि व कृषि से संबंधित कार्य करने वाले दिव्यांग भाई बहनों को 1200 रुपये और बोना पेंशन योजना के तहत भी 1200 रुपये प्रति माह पेंशन हम प्रदान कर रहे हैं। हमने सरकारी नौकरियों में भी दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति देने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। प्रत्येक जनपद में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों के लिए 7,000 रुपए का अनुदान प्रदान करने के साथ ही दिव्यांग से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए की धनराशि भी दी जा रही है। भाइयों बहनों, हमने दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था के लिए भी
राजकीय दिव्यांग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र हल्द्वानी में कंप्यूटर, ब्रेल कीबोर्ड, 22 बॉक्स, वेब कैम आदि की भी व्यवस्था की है। इसके साथ ही दिव्यांग जनों की समस्या के निराकरण के लिए भी आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय देहरादून में ऑनलाइन सुनवाई भी की जा रही है। इसकी भी व्यवस्था की गई है। जनपद उधम सिंह नगर में मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए पुनर्वास गृह का निर्माण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों को समस्त सुविधाएं एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए उनको अनेक कार्यालयों में चक्कर न लगाने पड़े, एक ही इंटीग्रेटेड स्थान देहरादून में पहले प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का भी शुभारंभ किया है। साथ ही राज्य गठन के पश्चात पहली बार राज्य में दिव्यांग सर्वेक्षण का कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों की वास्तविक संख्या का पता लग सकेगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं राज्य के सभी यंग इनोवेटिव माइंड्स से भी आशा करता हूं कि वो अपने आविष्कारों के केंद्र में हमारे दिव्यांग भाई बहनों को केंद्रित करें, उनको केंद्रित करते हुए नवाचारों को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और मुझे खुशी होगी यदि कोई मेरा युवा साथी जो स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो भी काम कर रहे हैं, वो दिव्यांगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से कोई नवीन आविष्कार करेगा, कोई नवाचार करेगा, तो सच में सरकार के स्तर से भी, मेरे स्तर से भी, व्यक्तिगत रूप से ऐसे नौजवानों को हम प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। मैं यहाँ उपस्थित अपने अधिकारियों से भी, वैसे तो जब से श्रीधर बाबू आए हैं, इनके सहयोगी प्रकाश चंद्र की अन्य पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं फिर भी बीते दिनों देहरादून के चकराता से गर्भवती महिला से रेप का मामला सामने आया। इससे 2 दिन पहले प्रदेश के चमोली से भी एक शिक्षक को छात्रों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लगातार महिला उत्पीड़न के मामलों के सामने आने पर विपक्ष एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने भी इन प्रकरणों की निंदा करते हुए कहा कि अपराध और अपराधी का कोई समाज नहीं होता और अपराधी को सजा देने का काम न्यायपालिका का है। अपराध और अपराधी का कोई भी समाज नहीं होता, और जिसके अपराधी के दिमाग में अपराध पनपता है और उसके बाद उसे कड़ी सजा देना सरकार का काम है, एक उदाहरण के तौर पर न्यायपालिका का काम है। और अब इस तरह के अपराधों को क्षमा नहीं किया जा रहा। न्यायपालिका भी इस पे सख्त है और कार्यपालिका भी इस पे सख्त है, शासन प्रशासन भी सख्त है। तो निश्चित तौर पर इस तरह का कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधानों के तहत सजा मिलनी चाहिए और न्यायपालिका इसमें अपना काम बखूबी निभा भी रही है। हरिपुर कालसी में सामने आए चौंकाने वाले जमीन विवाद पर स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और मामले की त्वरित जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिनसे डेमोग्राफी बदलने का खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में पाकिस्तान से 2 वीडियो सामने आए हैं जिनमें एक व्यक्ति खुद को हरिपुर कालसी की पैतृक संपत्ति का हकदार बता रहा है, जबकि इसी संवेदनशील क्षेत्र में देहरादून का निवासी भी जमीन नहीं ले सकता। देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड और चकराता विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक व्यक्ति 10 से भी ज्यादा बीघे जमीन ले लेता है और एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत था, और जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है और उसका जो सर्टिफिकेट है जो वहां से 1992 में जारी हुआ है एसटी का, वो वहीं का है कि यहाँ का निवासी है, वो भी हमारे पास है। और वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि जब ये जम्मू कश्मीर पुलिस में था तो 2001 के आसपास एक वहां आतंकवादी घटना होती है और आतंकवादी घटना में ये सामने आता है कि भाई इसकी भी संलिप्तता है इस व्यक्ति की, और उसको निलंबन कर दिया जाता है। 2002 में इसको पूरी तरीके से वहां से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद
2022 में वो इस प्रकार की यहाँ पर जमीन ले रहा है उत्तराखंड में आके एक जनजातीय क्षेत्र कालसी में, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। और इसको लेकर हमने पूर्व में 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा आदेश किए गए थे कि जो जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 166, 167 है, उसके तहत इस पर कार्रवाई हो। और उसके बाद ये कार्रवाई करने के बाद इनका जो डीजीसी है, जो इनके अधिवक्ता है, उनसे विधिक राय इन्होंने ली। उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में लिखा है, जो हमारे पास है, कि इस जमीन को उत्तराखंड राज्य में निहित किया जाए, ये राज्य हित में। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। बढ़ते अगली खबर की ओर। लगभग 7 साल के लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड में एलिफेंट सफारी दोबारा शुरू हो गई है। ऋषिकेश के पास स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज से इस बहुप्रतीक्षित सफारी की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रमुख वन संरक्षक RK मिश्रा ने कहा कि एलिफेंट सफारी अपने आप में एक बेहद रोमांचक अनुभव है, खासकर युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने कहा कि हाथी पर बैठकर जंगल को देखने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। हाथी और मानव का रिश्ता सदियों पुराना है और देश के कई राज्यों में ऐसी सफारियां पहले से संचालित हैं। देखिए, जो हाथी का सफारी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये एक डेफिनेटली रोमांच की बात होता है। जो लोग कभी हाथी देखे नहीं होंगे या दूर से देखे होंगे, लेकिन उसके माने पर्यावरण दृष्टि से या पर्यटन दृष्टि से एक जिस एरिया में वो उनको डेजिग्नेट कर गया है कि आपने यहाँ पर हाथी के पीठ बैठ के सफारी कर सकते हैं, जंगल का नज़रिया पूरा अलग दिखता है हाथी का पीठ से। उसमें जानवर का मूवमेंट हो, ग्रासलैंड हो, वाटर होल हो, जो आपने गाड़ी में नहीं देख सकते, आप हाथी का पीठ से एक हाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि हाथी और मानव का बहुत पुराना रिश्ता है, तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये हो रहा है। इसमें होता है कि जो इम्प्रेसिबल एज के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इस टाइप बच्चे होते हैं जिनके सामने कैरियर पूरा रखा हुआ है और ये जंगल के प्रति प्रेरित होते हैं, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, या एक साधारण नेचर के प्रति अपना जो एक लगाव है, अगर हमने इसको इंस्टिल कर सके तो भविष्य में डेफिनेटली एक अच्छा फोर्स, यूथ का फोर्स हो जाएगा, जिन्होंने डेडिकेटेडली फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन एवं प्रिजर्वेशन के काम करेंगे। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने धराली आपदा के दौरान प्रभावित हुए परिवारों और व्यक्तियों के साथ सीधे संवाद के लिए धराली आपदा के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने प्रभावित लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और प्रशासन द्वारा आपदा प्रभावितों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने आपदा के बाद पुनर्वास, आजीविका और सामान्य जीवन की बहाली और विशेष सहायता पैकेज समेत कई समस्याएं जिलाधिकारी के सम्मुख रखी। घटना घटी आपदा की, उसके बाद जो काम हमारे अब होने हैं, कुछ स्वीकृत भी हुए हैं, आईफेड से हुआ है, कुछ CSR से हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम अलॉट करे हैं वो, तो उस पर आज हम धराली के लोग जो पीड़ित हैं वो लोग आज मुझसे मिले थे, तो हमने एक बैठक रखी है उसी क्रम में, ताकि जो भी काम अब होने हैं, शुरू होने हैं, उसके बारे में एक रोड मैप भी बना लिया जाए। और लोग चूँकि अब नीचे आ गए हैं, उत्तरकाशी काफ़ी लोग शिफ्ट हुए हैं, तो सही समय पे वो काम हम लोग मौके पे कर सकते हैं। उसके बाबत आज एक बैठक हमने धराली के लोगों के साथ रखी है। दूसरा सर, एक कल्प केदार मंदिर भी, उसको लेकर भी कुछ, उसको निकालने के लेकर भी कुछ बोर्ड में था। कल्प केदार के लिए ये बिंदु भी आज हम रख रहे हैं शाम को, कि गांव का लोगों का क्या कहना है उसमें, और उसके अनुसार ही हम, चूँकि वो धार्मिक महत्व की जगह भी है, उसके साथ सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का राय के अनुसार ही हम आगे बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुखाताल झील के सौंदर्यीकरण के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कोर्ट में पेश हुए। उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि झील के चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगाने के साथ ही पर्यटकों के लिए लिफ्ट लगाई गई है। कोर्ट ने झील के चारों तरफ गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सफाई करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 दिसंबर की तारीख तय की है।
ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स आज आए थे। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को अपनी स्टेटस रिपोर्ट एक्सप्लेन की है कि वो क्या क्या वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बाउंड्री वॉल कोर्ट को दिखाई है, जिससे कि उन्होंने लेक एरिया को सिक्योर किया है। और बाकी एक लिफ्ट बनाई गई है जो थोड़ा टूरिस्ट वहाँ आए उनके लिए सुविधा के लिए है। और जो वहाँ साफ़ सफाई से कोर्ट अभी सेटिस्फाइड नहीं थी, तो उन्होंने फर्दर डायरेक्शन दिए हैं कि भाई ये जो गंदगी वहाँ फैली हुई है और साफ़ सफाई है, ये अभी सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं है। तो उसके लिए लर्नेड कमिश्नर भी ऑनलाइन अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा है कि वो खुद वहाँ जाएंगे और दोबारा उसको रिव्यू करेंगे। तो जो भी सफाई व्यवस्था होगी उसको अटमोस्ट अर्जेंट मैनर में किया जाएगा। ये मंडे के लिए रखा है। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको हम पूछा है कि इसमें क्या क्या और सजेशन हो सकते हैं उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो भी बेस्ट सजेशंस हैं और जिसमें कि एक बैलेंस बन सके एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे, ऐसा कोशिश करेंगे। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खनन विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुबह लक्सर के कई इलाकों में अचानक छापेमारी की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई बड़ी कार्रवाई में मौके पर अवैध खनन में लिप्त 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर तत्काल सीज कर दिया गया। पूरे क्षेत्र में खनन मार्गों, भंडारण पॉइंटों और नदी किनारे कई जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि लक्सर में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। देखिए, जनपद में जब भी अवैध खनन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में कल हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी लक्सर एरिया में अवैध खनन की, जिसके क्रम में हमने टीम भेजी थी और वहाँ पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली 6 से 7 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, कुछ अवैध भंडारण जो बनाए गए थे और आज भी हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी कुछ स्टोन क्रशर्स और कुछ जगह आज भी छापेमारी की जा रही है। सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर हम प्रॉपर लीगल मानक अनुसार जहाँ जहाँ भी अवैध खनन के या तो भंडारण या फिर कोई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चलता हुआ पाया जाएगा तो आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। बीते सितंबर महीने में आई भीषण आपदा के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा वैली ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन वैली ब्रिज में एक समय पर एक ही वाहन निकल पाता है, जिससे वहां पर अक्सर जाम लग जाता है, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ भी पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वैली ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाई जाए ताकि एक समय में 2 वाहन वहां से गुजर सके, जिससे वहां पर जाम की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। हालांकि लोक निर्माण विभाग की ओर से यहां पर एक अस्थायी पुल के निर्माण को लेकर योजना बनाई जा रही है। तो बराबर ही रहते, कोई आ जाता है दिल्ली की गाड़ियां तो वो जाम लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना। काफी परेशानी होती है। बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़ा चाहिए, बड़ा बनना चाहिए पुल। बिल्कुल, तभी जाके जाम की समस्या खत्म होगी। परेशानी होती है आपको काफी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो याद नहीं रहते आपके साथ? उनको भी बहुत परेशानी होती है क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है ना। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे थोड़ा चौड़ीकरण हो पुल का, और तो रोड ठीक है। काफ़ी बुरा लगता है, झगड़ा लग रहा है, अभी भी लग रहा है, बहुत लगता है। तो 2 गाड़ियाँ पास हो जाती हैं सर? नहीं, यहाँ पर तो लंबा रहता है जाम, तो एक ही जा पाती है यहाँ पर एक बार में। तो कार को तो बहुत बुरा रहता है, गाड़ियाँ पूरी भर जाती होती है चौकी तक का पे, है ना, ऊपर से नीचे तक का। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां का बुधवार सुबह हरिद्वार में गंगा में विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। इस दौरान उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ मौजूद रहे। अस्थियों का विसर्जन सनी देओल के बेटे करण देओल ने किया। धर्मेंद्र के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार निजी रखा। फैंस या आम जनता को उन्हें श्रद्धांजलि देने का मौका नहीं मिला। भाजपुर के ग्राम देहोरी नमूना के ग्रामीणों ने घरों के ऊपर से जा रही बिजली की लाइन हटाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कहा कि बिजली की लाइन से यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग लाइन नहीं हटा पाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द लाइन नहीं हटाई गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
नमूना दोहरी के लोग हैं ये, और खेता सिंह कॉलोनी में सबका निवास स्थान है। इनके घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन गुजर रही है, जो काफ़ी समय से ये लोग लिख के प्रशासन को दे चुके हैं। आज ये आए हैं और मैं 2-4 दिन पहले इनके एरिया में गया था। मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये आए दिन यहाँ पे बच्चों को काफ़ी करंट लग चुका है और आकस्मिक मौतें भी वहाँ पर हो चुकी हैं, और ये लाइन हटवाई जाए। तो मैं आया हूँ एसडीएम महोदय के पास। एसडीएम यहाँ पर नहीं है, तो उनके पेशगार को हमने ज्ञापन दिया है, और ये लाइन जो हटनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सारे ही आप देख रहे हो, सारे सब ग्रामवासी हैं, सब ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, और है ना, और कई बार आग भी लग चुकी है करंट लगने से, समझे नहीं। तो इसीलिए अगर ये सब चीज़ नहीं होती है तो फिर इन ग्रामीणों के साथ उपवास भी रखेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्योंकि देखा कि क्षेत्र में कई जगह पर विद्युत विभाग के कहने पर से, जैसे भोना में भी कई जगह पर जो है लाइन हटाई गई है, लाइन बढ़ाई गई है। तो ये काम जब हो सकता है तो इनका भी होना चाहिए। ऋषिकेश में नेचुरल फाइबर हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ओर से पूर्णानंद डिग्री कॉलेज परिसर में 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर कंपनी निदेशक अनिल चंदोला ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड की पारंपरिक प्राकृतिक फाइबर विमल हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। हम कारीगरों को बाजार से जोड़ने, उनकी क्षमता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोग आए, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। हम क्योंकि काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, जो ये हमारी कंपनी है ऋषिकेश नेचुरल फाइबर हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी, नाम थोड़ा सा बड़ा सा है, लेकिन ऋषिकेश अपने आप में एक इंटरनेशनल मार्केट है। तो इस कंपनी का नाम, जैसे कि नाम से ही है, हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी, और नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। तो जो उत्तराखंड में बहुत सारे नेचुरल फाइबर हैं, जैसे भीमल हो गया, जिसका बॉटनिकल नेम ग्रेविया ऑप्टिवा है, भेड़ की ऊन हो गई, शीपुल हो गया, आपने बिच्छू घास सुना होगा जिसका नेटल बोलते हैं, आपने हमारे यहाँ भांग का रेशा सुना होगा जिसको हम हेम्प बोलते हैं, आपने चीड़ की पत्ती सुनी होगी जिसको हम पाइन लीफ बोलते हैं। बहुत सारे नेचुरल फाइबर हैं, उनके ऊपर बायो प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने एक भारतीय ग्रामोत्थान संस्था बनाई थी, उस संस्था के बाद में एक नया इंटरवेंशन आया कि प्रोड्यूसर कंपनी का, तो वो उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस कंपनी को बनाया। डोईवाला देहरादून वाया दुधली रोड बाईपास मार्ग काफी संकरा होने के कारण उसमें पूर्व में कई हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। स्थानीय ग्रामीणों की ओर से रोड चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, तो वहीं अब दुधली रोड चौड़ीकरण का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही रोड चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने प्रेमनगर से दुधली तक अतिक्रमण को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। एक्चुअली क्या है कि उत्तर प्रदेश के टाइम से ही इस मार्ग पर जो है 66 फुट मार्ग जो है पहले ही एक्वायर किया जा चुका है, तो उसी पर कार्रवाई की जा रही है। सर 1978 का केस है और इनको जो है 2022-23 में भी हमने जो है विभाग द्वारा जो है इनको नोटिस दिए गए थे कि अपने जो अतिक्रमण हटा लें, और अब इस पर जो है 6.3 किलोमीटर करीब जो है इसका चौड़ीकरण का जो है हमारा जो शासन में जा रखा था एस्टिमेट वो स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर भी जो है लगा दिया गया है, मतलब बॉन्ड की जो है कार्रवाई की जा रही है। तो उसी में जो है इस पर तुरंत जो है अतिक्रमण की कार्रवाई हटाई जा रही है, जिससे कि कार्य का मार्ग का जो चौड़ीकरण किया जा सके। प्रेमनगर बाजार से लेकर के लगभग जो दूधली पड़ते हैं वहाँ तक, उससे आगे तो हमारा जो है 7 मीटर चौड़ाई में डबल लेन जो है हो रखा है, इसको भी हम जो है डबल लेन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।